Hello my dear students, welcome back to my channel Sumam Lecturers. Myself Umaशंकर गोस्वामी, welcome to all of you. So guys, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज और ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और लेसन का नाम क्या है? बायोलॉजी। तो ये प्रश्न आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज मेरे पास है और इसमें लेसन नंबर 3 से लेकर लेसन नंबर 6 यानी अध्याय 3 से लेकर अध्याय 6 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारा। सबसे पहला क्या है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन बहुभ्रूणता को, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक फलन क्या है? देखो इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूं सबसे पहले कि अनिषेक फलन है क्या। यदि बिना निषेचन के ही, इसका मतलब क्या है कि यदि बिना निषेचन के अंडाशय से फल का बनना, बिना निषेचन के अंडाशय से फल का विकसित होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं इसको? अनिषेक फलन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉल, इन्होंने ये शब्द दिया था अनिषेक फलन और ये बताया कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, मतलब बिना निषेचन की प्रक्रिया हुए ही, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाना। किसका निर्माण हो जाना? फल का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। ऐसे फलों को अनिषेक फलनी कहा जाता है, मतलब ऐसे फल जिनमें बिना निषेचन के ही फलों का, ऐसे पुष्प या ऐसे पौधे जिनमें बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण हो जाए या फल का विकास हो जाए, उसे बोलते हैं अनिषेक फलनी फल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्थिनोग्राफिक फ्रूट। यह फल बीज रहित होते हैं, सीडलेस, मतलब जिनमें बीज नहीं पाई जाएगी। ऐसे फलों में हमारा जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जिसमें आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अंगूर में भी तो मुझे छोटे छोटे बीज दिखाई पड़ रहे हैं। आप कहेंगे सर मुझे केले में छोटे छोटे बीज दिखाई पड़ रहे हैं। आप कहेंगे सर अनानास में छोटे छोटे बीज दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ केसेस में आपको बहुत छोटे बीज दिख जाएं, लेकिन उन छोटे बीजों से नया पौधा विकसित होना संभव नहीं है, क्योंकि उनका निर्माण अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी प्रोसेस से हुआ है, इसलिए उनसे पौधों का निर्माण होना संभव नहीं है। ये जो पौधे हैं इनमें प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, मतलब किसी भी अनिषेक फलन किसी भी विधि द्वारा मनुष्यों के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। नेचर स्वयं ऐसे फलों का विकास करती है। अनिषेक फलन को हार्मोन, और इनमें दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स, एक ऑक्सिन और दूसरा जिबरेलिन के छिड़काव से प्रेरित किया जा सकता है। यानी यदि आप ऑक्सिन और जिबरेलिन का उपयोग करते हैं तो इससे भी अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया है उसे गति मिलेगी। अनार, नारियल तथा या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। जैसे इसके कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे फल जिनमें जिनमें बीज ही खाने योग्य भाग है, जैसे नारियल हो गया, अनार हो गया, इन सभी फलों में अनिषेक फलन की जो प्रोसेस है वो करना बेकार है, क्योंकि बीज ही नहीं मिलेंगे तो आपको खाने योग्य जो फल भाग है वो प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसलिए इन पौधों में अनिषेक फलन करना बेकार है। तो आप इन तीनों का एग्जाम्पल, मतलब ये 3 एग्जाम्पल, अंगूर, केला और अनानास, अंगूर, केला और अनानास। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसके आगे इसी का एक भाग भी बचा हुआ है, मतलब बहुभ्रूणता।
एक बीजांड से बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास। मतलब क्या हुआ कि एक बीजांड में, बीजांड क्या हो गया जिसमें कई सारे बीज हों, जैसे ये हो गया बीजांड, और बीजांड में क्या हो, कई सारे बीज, क्या हो, कई सारे छोटे छोटे बीज हों। बीजांड में क्या हो, कई सारे छोटे छोटे बीज। अब मैं एक बीज बना रहा हूं यहां पर, मान लीजिए ये कोई एक बीज है, ठीक, और एक ही बीज से कई सारे भ्रूणों का विकास हो जाए। एक ही बीज से कई सारे भ्रूणों के विकास हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। बहु का मतलब बहुत और भ्रूणता का मतलब भ्रूण, यानी पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। मतलब क्या हो कि एक ही बीजांड तो एक ही हो, लेकिन उससे कई सारे बीज, मतलब एक ही बीजांड में कई सारे बीज होंगे। जैसे इस बीजांड में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बीज हैं। और अगर मैं एक बीज को निकाल लूं और फिर उस बीज से क्या हो कि कई सारे भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता। आवृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का मतलब क्या हो गया। अब कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको अनावृत बीजी कहा जाता है। अनावृत बीजी पौधे अनावृत बीजी की अगर बात करूं कि जिनका अंडाशय ढका हुआ ना हो, उन पौधों को बोलेंगे अनावृत बीजी। जैसे साइकस, पाइनस, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनका अंडाशय ढका हुआ नहीं होता। तो यह अनावृत बीजी पौधों में यह घटना सामान्य है, बहुभ्रूणता हो जाती है, क्योंकि उनके जो अंडाशय से ढके हुए बीज जो हैं, अंडाशय जो है ढका हुआ नहीं है। परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। अब आवृत बीजी पौधे क्या हैं। गेहूं, सरसों और धान, ये क्या कहलाएगा, आवृत बीजी, क्योंकि इनका अंडाशय ढका हुआ है। इनका अंडाशय ढका हुआ है तो ये आवृत बीजी, और जिनका अंडाशय नहीं ढका होगा उन्हें अनावृत बीजी। अब चक्कर क्या है कि आवृत बीजी में तो ये सामान्य है, आवृत बीजी में ये क्या है, सामान्य, लेकिन इसमें क्या है, काफी कम पाई जाती है। इसमें कम पाई जाती है और इसमें क्या है, सामान्य है। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था उनका, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सन 1791 में संतरे में की थी। किसमें की थी, संतरे के बीजों में की थी, ठीक, क्योंकि बीजांड के अंदर बीज होंगे और कई सारे, एक ही बीज से यदि कई सारा भ्रूण बनेगा तो उसे बहुभ्रूणता बोलेंगे। और सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ए ल्यूवेनहॉक। इन्होंने संतरे में 1791 में बहुभ्रूणता की खोज की। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। निकलते तो कई सारे भ्रूण हैं, लेकिन उनमें से सक्रिय केवल एक होता है। पौधों को जन्म देने का काम सिर्फ एक ही भ्रूण का होता है। मतलब एक ही भ्रूण एक ही पौधे का विकास कर सकेगा, बाकी भ्रूण बाकी पौधों का विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आसंग जनन क्या है, आसंग जनन देखते हैं। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन, जो पौधे हैं उनका जो जीवन चक्र है उसमें युग्मक संलयन
अथवा अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, होती है, तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए, बिना युग्मक संलयन हुए क्या बन गया? नया पौधा। और नया पौधा जब बन गया तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? आसंग जनन यानी एपोमिक्सिस। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? आसंग जनन यानी एपोमिक्सिस। इसकी खोज सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विंकलर, सन 1908 में आसंग जनन को खोजा था। मतलब सबसे पहले 1908 में विंकलर ने आसंग जनन को खोजा। मतलब और जो इसका मुख्य मतलब आधार क्या है कि बिना युग्मक संलयन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाए। ये दो प्रकार का होता है। पहला है कायिक जनन और दूसरा है अनिषेक बीजता। कायिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। किसी भी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न हो जाते हैं एक नए पौधे को जन्म देते हैं, बीज नहीं बनता। जैसे गन्ना, आलू। क्या आपने कभी गन्ना और आलू का बीज देखा? अगर आपने आलू का बीज देखा तो इसका मतलब बीज की मतलब नहीं आलू को काट कर बोया जाता है, बोलेंगे ये आलू का बीज है, आलू का भाग है भाई, उसको कायिक जनन के द्वारा उगाया जा रहा है। गन्ने का बीज देखा कभी? उसी गन्ने को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में लगा दिया गया, उससे नया पौधा बन गया। बीज का मतलब जैसे आम में बीज होता है, अनार में बीज होता है, सेब में बीज होता है, इस प्रकार से बीजों से तात्पर्य है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है? अनिषेक बीजता। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, इस प्रकार का प्रजनन बीज के द्वारा होता है। मतलब परंतु बीज के बनने से संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मतलब बीज तो बनेंगे, बीज के द्वारा होगा। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज से ही समस्त प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन तब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन ये दोनों होते हैं तो ये आसंग जनन की प्रक्रिया नहीं रह जाएगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। एक शब्द में मैं बना के दिखाता हूं आपको। ठीक, ये है परागकण और इन परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण है। इन परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। क्या कहलाता है? परागण। परागण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं जो अपने व अपनी ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिका पर पहुंचकर निषेचन का कार्य करते हैं। और जब ये स्थानांतरित हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि निषेचन संपन्न हो गया। यानी परागकण यदि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई।
जिसके परिणाम स्वरूप फलों का निर्माण होता है। बीज बनेंगे और बीज से हो सकता है फल का निर्माण होता है। इनके बीजों द्वारा नवीन संततियों का निर्माण होता है और फिर बीज से क्या होगा कि नई नई संततियां बनेंगी। या ये किस में विकसित हो जाएगा? फल में विकसित हो जाएगा। किस में विकसित हो जाएगा? फल में। पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर भाग। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा भाग को स्त्री केसर, जबकि स्त्री केसर मादा भाग होता है। पुष्प का नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर। पुंकेसर में पराग कण का निर्माण होता है और पुंकेसर के अंतर्गत क्या बनते हैं? पराग कण। जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यानी शुक्राणु तो भैया ये मनुष्य के केस में हो गया, लेकिन पौधों में परागकण, जिस प्रकार मनुष्य में शुक्राणु का काम जो है वही पौधों में परागकणों का काम है। स्त्री केसर में अंडाशय यानी पराग, मतलब पुंकेसर में परागकण और स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है, जिससे मादा युग्मक या अंडाणु बनता है। यानी स्त्री केसर से अंडाणु बनेगा और पुंकेसर से आपका परागकण बनेगा। प्रजनन क्रिया के संपन्न होने हेतु नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक है। चूंकि अधिकांश पौधों में परागकणों के संचालन का अभाव होता है, इस कारण परागकण को जायांग, यानी मैंने भी बनाकर दिखाया था आपको जो डायग्राम, जायांग यानी चाहे आप स्त्री केसर बोलें और चाहे जायांग बोलें, जायांग तक पहुंचने के लिए विभिन्न ढंग अपनाने पड़ते हैं, मतलब माध्यम अपनाना पड़ता है। परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, वर्तिकाग्र पुष्प का मादा भाग है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण के पश्चात पुंकेसर तथा वाह्य दल गिर जाते हैं और फल में चिरलग्न हो जाता है। मतलब वाह्य दल पुंकेसर ये सारी चीजें टूटकर गिर गई और गिरने के बाद में फल का निर्माण हो गया। अब कह रहा है कि परागण के प्रकार, 2 प्रकार का होता है परागण। एक तो आपका है स्वपरागण, स्वयं होने वाला परागण। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये स्वपरागण। एक पौधा बनाता हूं, पहले देखो। ठीक, अब इसमें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय है। वो तो जाहिर सी बात है सभी पुष्प में होंगे। ये पुंकेसर, चाहे ये वाला परागकण इसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए और चाहे इस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। मतलब स्वपरागण का मतलब स्वयं के परागकण स्वयं के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, चाहे वो उसी फूल पे हो और चाहे उसी पेड़ में लगे हुए दूसरे फूल पर हो। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। फिर क्या है दूसरा? परपरागण। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे ये वर्तिकाग्र अंडाशय, ये परागकण। ये कोई एक पौधा है ए, ठीक, जातियां दोनों की सेम है। ये कोई पौधा है बी, ठीक। यहां भी एक फूल लगा दिया मैंने,
और इसमें भी क्या लगा दिया, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब ये पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, लेकिन दोनों की जातियां समान हैं। तो यदि इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो इसे बोलते हैं पर परागण। कौन सा परागण बोलते हैं इसको, पर परागण। यहां पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, चाहे वह एक लिंगी हो अथवा द्विलिंगी। परागण क्रिया का मुख्य लक्षण है कि इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो पौधे भाग लेते हैं। भैया जैसे आदमी का स्पर्म आदमी के, तुम सोचो कुत्ते के स्पर्म से मैं गाय को प्रेग्नेंट करूं, क्या यह संभव होगा? तुम समझो कि गुलाब के परागकण से गेंदे में निषेचन करूंगा, संभव होगा? नहीं। वही बात तो मैं समझा रहा हूं आपको। हाँ, कह रहा है डायोसियस प्लांट पौधों में केवल पर परागण ही संभव होता है। डायोसियस एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। द्विलिंगी पुष्पों में यह सामान्यतया पाया जाता है। अगला टॉपिक क्या है, द्विव निषेचन। मैं नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ा रहा हूं, बहुत मोस्ट आईएमपी है ये आपके लिए। द्विव निषेचन मतलब दो बार निषेचन यानी दोहरा निषेचन। देखो, पराग नलिका में उपस्थित दो नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक से मिलता है, अर्थात अंड कोशिका से मिलता है, यानी नर युग्मक प्लस अंड कोशिका प्लस अंड कोशिका, नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। यह क्या कहलाती है, निषेचन। यानी नर युग्मक यदि अंड कोशिका से मिलेगा तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, निषेचन। इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक, नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक, यह भी क्या कहलाता है, निषेचन। अब चूंकि यहां पर निषेचन की प्रक्रिया दो बार हुई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। आगे क्या कहता है कि यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। जो दूसरी वाली मैंने आपको बताई उसको त्रिसंयोजन भी बोल सकते हैं, जिसमें आपने देखा था कि एक नर युग्मक प्लस दो ध्रुवीय केंद्रक, एक नर युग्मक प्लस दो ध्रुवीय केंद्रक, तो इसको मैंने निषेचन तो नाम दिया था, ठीक, लेकिन इसको त्रिसंयोजन भी बोल सकते हैं। अब त्रिसंयोजन क्यों बोलते हैं, है तो आखिर ये निषेचन ही है, तो आखिर ये निषेचन ही, लेकिन इसको त्रिसंयोजन बोलने का मेन रीजन क्या है कि एक नर युग्मक प्लस दो ध्रुवीय केंद्रक मिलकर तीन कोशिकाएं हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजन यानी ट्रिपल फ्यूजन। इस समय भ्रूणकोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही भ्रूण में दो संलयन होता है, एक ही भ्रूण के निर्माण के लिए दो बार फ्यूजन होता है, दो बार संलयन होता है, इसलिए यह क्रिया क्या कहलाती है, द्विव निषेचन। और इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नवासिन, उन्होंने की थी सबसे पहले।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लेसेंटा, जिसको बोलते हैं नाभि, नाभि या जरायु अंकुरक, जिससे भ्रूण यानी जब अपनी गर्भावस्था में भ्रूण रहता है, पेट के अंदर रहता है, तो उसको इसी के थ्रू सारा पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, रक्त मिलता है, तो सारी चीजों की आपूर्ति होती है। और जब वो जन्म लेता है तो उसको नाल बोलते हैं, नाभि यहाँ पर स्थित होती है, माता के गर्भाशय को घेर के रखती है। प्रोटोथीरियन स्तनधारी अंड प्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणीय झिल्लियां प्रोटोथीरियन, स्तनधारी का मतलब क्या हो गया कि जो जिनमें नोटोकार्ड हो, रीढ़ की हड्डी हो, जो बच्चों को जन्म दें और स्तनपान कराएं। प्रोटोथीरियन एक इरा है, यानी जैसे कई सारे काल में बांटा गया है समय को, उसे प्रोटोथीरियन इरा है। अंड प्रजक जंतु होते, इनकी भ्रूणीय झिल्लियों में इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। मेटाथीरियन मार्सुपियल्स, मेटाथीरिया मार्सुपियल्स तथा यूथीरिया स्तनधारियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है। यानी जो मेटाथीरियन या फिर यूथीरिया स्तनधारी, स्तनधारियों की भी कई सारी श्रेणियां हैं। कुछ स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं तो स्तनधारी, लेकिन अंडों को उत्पादित करते हैं। कुछ स्तनधारी हैं जो गर्भ धारण करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। अतः इनमें माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों, माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों, जिसमें मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया, विनिमय हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां मुख्यतया जरायु एवं अपरा पोषिका यानी गर्भाशयी दीवार के निकट स्थित होते हैं। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री के गर्भाशयी श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना, जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विनिमय होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपरा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा। गर्भनाल कई तरीके से बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला पॉइंट देखो, जो गर्भनाल है वो बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। इसी की वजह से बच्चा मां के गर्भ में जीवित रहता है, क्योंकि इसी के थ्रू उसको नरिशमेंट मिलता रहता है। यौन सुरक्षा के साथ साथ पोषण देने का भी काम करती है। दूसरा, गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन बनने में मदद करती है, जो मां के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। मानी लैक्टेशन का दूध, बच्चा जन्म लेगा तो दूध पिलाना पड़ेगा ना उसको। तीसरा, गर्भनाल मां और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। जो कुछ भी खाती है आहार नाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को भी मिलता रहता है और उसका विकास होता रहता है। अगला क्या है, जनसंख्या विस्फोट। विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी कि 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन यानी 60 लाख व्यक्ति प्रति माह लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। फिर इसके रिजल्टेंट क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। यानी मृत्यु दर आपका ज्यादा है, मतलब मृत्यु दर कम है, और जो जन्म दर है वो बढ़ा हुआ है। जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग जन्म दे रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी, जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं, कई सारे कारण। पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर, जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगला क्या है, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। कारण क्या है, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी एवं जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई तो जच्चा और बच्चा दोनों सेफ होने लगे।
जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, मतलब विवाह योग्य लोगों में। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को पूर्ण परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान नहीं होना। जो अशिक्षित है उन्हें परिवार नियोजन के तरीकों का पता नहीं है, या फिर परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से अपनाया ना जाना। फिर आगे क्या पॉइंट्स हैं? वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होना। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। यही सब कारण है। कोरोना का वैक्सीन बना दिया गया ना, बहुत सारे लोग मर जाते, जनसंख्या कम हो जाती। अगला, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते हैं। लड़के के चक्कर में 4 लड़कियां हो गई, सीधी बात। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। जय हिंद।